हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस क्लासेस में। गाइस, आज की हम लोग बात करते हैं वीडियो लेक्चर में। विशेष तौर पे हम लोग गुप्ता एज आर्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, तो गुप्ता पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट की क्या स्टोरी है, क्या कहानी रही, उसके बारे में हम इस कक्षा में बात करने वाले हैं। तो जब जब गाइज हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे बेसिकली, तो गुप्ता पीरियड जो आ रहा है बेसिकली वो किसके बाद आ रहा है? वो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद में स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो गुप्ता पीरियड है, तीनों ही दृष्टि से हम विशेष तौर पे याद रखेंगे। चाहे हम आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें, चाहे हम लोग इसको आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ठीक है कि नहीं, और चाहे हम इसको स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एज है। और यहाँ पे ये तीनों ही जो कलाएं हैं, चाहे हम आर्ट फॉर्म की बात करें, चाहे हम लोग आर्किटेक्चर फॉर्म की बात करें, या हम स्कल्पचर की बात करें, ये तीनों ही जो कलाएं हैं, तीनों ही आर्ट फॉर्म हैं, वो सबसे टॉप पे, जिसको हम लोग क्लाइमैक्स बोलते हैं ना, क्लाइमैक्स पे आकर के यहाँ पे इस एज में पहुँच जाती हैं। समझ रहे? यानी यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्ट के फॉर्म के बारे में, तो ये तीनों ही कलाएं, आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, अपनी उत्कृष्ट शिखर पे आकर के पहुंच जाती हैं। यानी यहाँ पे जो आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी वो बाकी एजेस में आपको नज़र नहीं आएंगी, कम नज़र आएंगी। उसमें शार्पनेस कम होगी, ब्यूटिफिकेशन कम होगा, डेकोरेशन कम होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं बेसिकली, जो उसको क्या करती हैं, एक और उत्कृष्ट बनाती है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा सुपीरियर बनाती है बाकी एजेस से, राइट। स्वागत है आपका मनप्रीत बाबू। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, गुप्ता एज आर्ट के बारे में, तो तीनों ही फॉर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बेसिकली, है ना। तीनों ही फॉर्म में हम लोग जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें विशेष तौर पे। एक तो याद करें, आप रखें, एक तो आर्किटेक्चर। हम लोग आर्किटेक्चर में भी क्या, टेम्पल आर्किटेक्चर बेहतरीन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसकी स्टेज वाइज हम लोग पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जो याद रखेंगे आप, वो क्या है कि जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट के अंदर और जो मॉडर्न आर्ट के अंदर एक जो फैक्टर था, जिसमें हम लोग रॉक कट केव के बारे में बात कर रहे थे, वो रॉक कट केव यहाँ पे भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पे रॉक कट, अगर हम बात करेंगे रॉक कट केव के कंटिन्यूएशन के बारे में, उसके अगर हम सततता की बात करेंगे, तो ये सततता में क्या है, कुछ यूनिक फीचर निकल करके आएंगे। अब रॉक कट केव की तो हमने आपको मॉडर्न पीरियड में भी चर्चा करी थी, हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी चर्चा करी थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रॉक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा यहाँ पे म्यूरल्स के बारे में, है ना। यानी कि हम उसको क्या कह सकते हैं, भित्ति चित्र कह सकते हैं, है ना, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ तक हम आए उससे पहले ये थोड़ा पता चल जाए बेसिकली कि ये जो गुप्ता एज है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, गुप्ता जो शासक हैं, रूलर्स हैं, है ना, तो उनके बारे में जो जानकारी है, उनकी पसंद की नापसंद की जो जानकारी है, उनका कला के क्षेत्र में, उनका आर्किटेक्चर के, स्कल्पचर के क्षेत्र में उनके इंटरेस्ट क्या थे बेसिकली, ठीक है कि नहीं, किस तरह के कौन कौन से देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो बनाई जाती थी, ठीक है कि नहीं, उनके फॉर्म बनाए जाते थे। तो ये आपको थोड़ा याद रहे कि जब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड में, तो गुप्ता पीरियड जो है बेसिकली यहाँ पे ईसा की अगर हम बात करेंगे 4वीं शताब्दी के आसपास क्या है, यहाँ पे ये रह रहा है, ठीक है कि नहीं, लगभग 4वीं शताब्दी से लेकर के आप करेंगे तो ये लगभग आपको क्या है, आप आगे भी अगर इसको ले जाएं 6 सेंचुरी सीई के आसपास तक, तो यहाँ तक ये पीरियड क्या है, डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो गुप्ता रूलर हैं, ठीक है कि नहीं, जो अर्ली गुप्ता रूलर हैं बेसिकली वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, है ना। वो जो अर्ली गुप्ता रूलर्स हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जो लेटर हम गुप्ता रूलर्स की बात करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जैन, इसके अलावा बुद्ध, और स्पेशली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ब्राह्मणिकल हैं, पैट्रोनेज तो वो तीनों को करते हैं, सम्मान तो वो तीनों को देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अगर बात करी जाए
कि उनका जो रुझान रहता है, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनका वो ज़्यादा जो व्यक्तिगत तौर पे वो प्रभावित होते हैं वो ब्राह्मणिकल रिलीजन या फिर हम उसको हिंदुज्म से संबंधित कह सकते हैं। यानी कि पहले के जो गुप्ता शासक थे उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, बुद्धिज्म को फॉलो करने का काम किया, लेकिन जो लेटर अगर हम बात करेंगे गुप्ता रूलर्स के बारे में तो वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदुज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ओबियसली बात है, जब हिंदुज्म को फॉलो करेंगे तो हिंदू देवी देवताओं के आपको क्या मिलेंगे कि स्कल्पचर्स मिलेंगे, वहाँ पे उनकी वर्शिप्स मिलेंगी, बाकी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने पैट्रोनाइज करने का काम क्या किया, किसको, सबको किया, जैनिज्म को भी, बुद्धिज्म को भी और साथ ही साथ हिंदुज्म को भी। इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो तीनों ही धर्मों के प्रति बड़े ही सहिष्णु थे, टोलरेबल थे। यानी उनका जो हाई लेवल का टॉलरेंस था, किसके लिए, जैनिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए और यहाँ पे विशेष तौर पे हिंदुज्म के लिए, तो वो देखनीय योग्य था, दर्शनीय था। यानी कि अगर आप देखेंगे पीछे जाकर के तो अशोका जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसके, बुद्धिज्म के संबंध में ही उसका ही प्रचार करता है, प्रसार करता है ना। ऑल्दो वो पहले सैब होता है, शिव को मानने वाला होता है, लेकिन बाद में वो क्या कर लेता है, कंप्लीटली अपने आप को बुद्ध बना लेता है। बाकी के जो उसके बाद के जो रूलर्स आएंगे उन्होंने भी क्या किया, एज सच हमको ऐसे तो एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, बट हमको पैट्रोनेज के भी एग्जाम्पल जो है नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये खास बात है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भाई नॉर्थ इंडिया के बारे में, है ना, नॉर्थ इंडिया की जब बात करी जाएगी तो नॉर्थ इंडिया में जो वर्शिप की जा रही है, पूजा करी जा रही है ना, वो हैं, हम बात करते हैं उनके बारे में, लॉर्ड विष्णु, है ना। ये नॉर्थ इंडिया में क्या है, ज़्यादातर टेम्पल इनके बनाए जाएंगे। जब हम बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में, है ना, तो साउथ इंडिया में क्या है, जो टेम्पल मिलेंगे आपको, जो मंदिरों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा वो लॉर्ड शिवा का, है ना, लॉर्ड शिवा। और यदि हम बात करेंगे किसके बारे में, ईस्टर्न इंडिया के बारे में, ठीक है कि नहीं, यानी पूर्वी भारत के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, शक्ति का फॉर्म मिल जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे शक्ति को माता पार्वती भी कई बार कह देते हैं आप, है ना, काली भी कह देते हैं। जैसे कि अगर आप कहोगे, आप जाओगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे क्या होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो वो माँ दुर्गा जो है वो शक्ति का रूप है, तो आपको वहाँ पे क्या है मिल जाएगा। तो ये ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे आपको ध्यान रखें शक्ति की पूजा करी जा रही है, तो जहाँ पे ज़्यादातर जो टेम्पल मिलेंगे यानी उसका जो स्थापत्य होगा वो किसके लिए होगा, शक्ति के लिए समर्पित होगा। जब हम बात करेंगे साउथ इंडिया में तो ज़्यादातर आपको टेम्पल किसके मिलेंगे, आपको लॉर्ड शिवा के मिलेंगे, भगवान शिव के मिलेंगे। ऑल्दो वहाँ पे वैष्णविज्म के भी आपको टेम्पल्स मिलेंगे, है ना, लेकिन वो कम मात्रा में मिलेंगे, आइडियोलॉजी तो है। यहाँ पे जब नॉर्थ इंडिया की बात की जाएगी तो भगवान विष्णु। तो ये तीनों ही डेटीज जो है लेटर जो गुप्ता पीरियड है क्या कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। अब याद रहे आपको इनकी जो प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है कि नहीं, वो क्या है, वो अलग अलग जो है फॉर्म के अंदर बनाई जा रही हैं। स्पेशली गुप्ता एज की जब हम बात करेंगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया का भी देखेंगे, साउथ इंडिया का भी देखेंगे, सारे के सारे फेजेस को हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब जो कला मौर्य काल में भी रही, जो कला लेटर जो मौर्यन पीरियड है, यानी कि जब हम उसको क्या बोल रहे हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है कि नहीं, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या है यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर भी उसको देख रहे हैं, और फिलहाल हम उसको गुप्ता एज में भी देखेंगे। तो एक जो चीज आपको मिलेगी वो है रॉक कट का कंटिन्यूएशन, है ना। जो आप देखेंगे गुफाएं हैं बेसिकली, रॉक कट केव्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या है बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है। अब हमने आपको बताया था कि रॉक कट जो केव होती हैं बेसिकली उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो एक सॉलिड रॉक को, एक सॉलिड चट्टान को उत्कीर्ण करके काट करके क्या है बनाई जाती है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जो गुप्ता एज की बात करी जाए तो गुप्ता एज में आपको एक जो चीज देखने को मिलेगी वो आपको पीछे देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको वो दिखाई नहीं देगी और मौर्यन पीरियड में आपको वो दिखाई नहीं देगी। वो क्या है, वो है भित्ति चित्र जिसको बोल रहे हैं ना। भित्ति चित्र का मतलब होता है म्यूरल्स, है ना। जो म्यूरल्स आपको दिखाई देंगे कहाँ पे,
जो केव्स की वॉल होगी, दीवार होगी, उसके ऊपर अलग अलग जो है आपको क्या है म्यूरल्स दिखाई देंगे, और वो किसके लिए इस्तेमाल किए गए थे, उसके डेकोरेशन के लिए। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि इससे क्या आ रहा है, शार्पनेस आ रही है, सुंदरता और बढ़ रही है। अब ये जो आपको म्यूरल्स मिलेंगे बेसिकली, अब ये जो आपको भित्ति चित्र मिलेंगे, अब वो कैसे बनाए जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, ये बड़ा आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनको म्यूरल्स को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, यानी हम इनको क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक रंग कह रहे हैं, ठीक है। अब जो प्राकृतिक रंग है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा, सबसे ज्यादा जो कलर मिलेगा वो है रेड कलर, है ना। हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्रे बोल रहे हैं, गेरू बोल रहे हैं। तो ये क्या है, चट्टानों को या चट्टानी कलर बोल सकते हैं आप इसको ना, रॉकिस क्या बोल सकते हैं, कलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये निकाला ही वहीं से जाता है, चट्टानों से निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये जो रेड कलर है, ठीक है, तो जो म्यूरल्स होंगे उसके बॉर्डर्स बनाने में क्या है, रेड कलर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आपको वहां पे ग्रीन कलर मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, ब्लैक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको जो याद रखनी है, वो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द म्यूरल आर्ट, वहां पे आपको ये जो ब्लू कलर है भाई, उसका इस्तेमाल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखेंगे पूरा ही पूरा जो आपको हम बात करेंगे जब म्यूरल्स के बारे में, भित्ति चित्रों के बारे में, दीवार पे जो बनाए जाने वाले आर्ट फॉर्म थे उनमें आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो नेचुरल कलर हैं, है ना, जिनको प्रकृति से प्राप्त किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही खास बात है इसकी, यही मुख्य विशेषता है कि आज भी अगर आप जाकर के देखेंगे, आज भी अगर आप अजंता, एलोरा, आसपास के क्षेत्रों में जाकर के देखेंगे, वहां की दीवारों पे देखेंगे, तो ये जो कलर हैं वो आज भी वैसे की वैसे ही हैं। यानी कि आज हजारों साल बीतने के बाद में भी, ठीक है कि नहीं, वो एकदम नेचुरल बने हुए। ये इसकी यूनिकनेस है, इसकी विशेषता है। अब यहाँ पे ये जो म्यूरल्स बनाए जाते थे, है ना, अब म्यूरल्स जो बनाए जाते थे केव्स में, वो कैसे बनाए जाते थे, है ना, भित्ति चित्रों का निर्माण कैसे किया जाता था, तो ये आपको जरा पता होना चाहिए। इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, एक तकनीकी का यूज करा जाता था, उसको बोला जाता है फ्रेस्को टेक्निक। ये जो फ्रेस्को टेक्निक है बेसिकली, अब ये होती क्या है, कैसे बनाया जाता है म्यूरल को इसके माध्यम से, तो देखिए फ्रेस्को टेक्निक में आपको 3 स्टेजेस विशेष तौर पे याद रखने चाहिए, ठीक है। अब फ्रेस्को टेक्निक के भी बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, ठीक है कि नहीं। उसमें ज्यादातर जो चलती है वो फ्रेस्को ब्यूनो चलती है ना। तो यहाँ पे आपको फ्रेस्को टेक्निक की जब हम बात करेंगे, तो इसका पहले तो हम बात करते हैं भाई कि इसमें फ्रेस्को टेक्निक में मटेरियल क्या है, ठीक है कि नहीं। अब पहली और इंपॉर्टेंट बात, जो मटेरियल इसके अंदर होगा वो होगी एक बोलेंगे आप क्ले, प्लस इसमें क्या होगा, काउ डंक होगा, है ना। काउ डंक के अलावा इसके अंदर और क्या होगा, राइस हस्क, ठीक है कि नहीं, राइस हस्क। यानी अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो गया, यानी क्ले होगी, मिट्टी होगी, ठीक है कि नहीं, वो भी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी के साथ में दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है, उसके साथ में जो इस्तेमाल किया जाएगा वो काउ डंक इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके बाद एक राइस हस्क है। इन तीनों का क्या किया जाएगा, मिश्रण बनाया जाएगा, मिक्सचर बनाया जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब उस मिक्सचर को, इस मिक्सचर को क्या किया जाएगा, जो फ्लोर होगा, ठीक है कि नहीं, जो क्या होगा, ग्राउंड होगा, फ्लोर होगा, उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, उसको इसका लेप कर दिया जाता है, इसको फैला दिया जाता है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो लाइम प्लास्टर होता है, लाइम प्लास्टर यानी चूना प्लास्टर होता है, वो इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर और फैला दिया जाता है, यानी उससे इसको कवर किया जाता है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेजेस आता है, उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। याद रखें ये जो लाइम कलर है बेसिकली, यहाँ पे लाइम प्लास्टर बोल रहे हैं, तो वो वेट होना चाहिए, थोड़ा गीला होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, सो दैट कि जो कलर्स हैं, पिगमेंट है, वो क्या करें, वो नीचे तक पहुंच जाएं, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही इसके ऊपर क्या है, वेट
या गीला जो आपके पास में लाइम प्लास्टर है उसके ऊपर जो पिगमेंट और कलर्स जो बेसिकली जो उसके ऊपर उनका लेप किया जाता है, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे वो क्या कर देते हैं उसमें से पास आउट हो जाते हैं, यानी उसमें से रिस रिस करके वो कलर उस पर्टिकुलर फ्लोर को जहाँ पे भी ये म्यूरल्स बनाने हैं उस कलर पे जाकर के क्या हो जाते हैं फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं और उसके बाद में वो कभी नहीं खत्म होते। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में यानी जो म्यूरल्स बनाए गए हैं, जो भित्ति चित्र बनाए गए, उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं एक है डाइंग प्रिंसेस जो अजंता से मिलेगी आपको, गुफा नंबर 16 केव नंबर 16 से आपको डाइंग प्रिंसेस की क्या मिलेगी म्यूरल मिलेगी। बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा वो आकर्षण का केंद्र भी रहती है वहाँ पे। दूसरा उसमें एक और आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपके पास में वो विशेष तौर पे हम कह सकते हैं कि देवताओं के कुछ चित्र मिलेंगे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर है, मतलब कि जितने भी म्यूरल्स बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, फ्रेस्को टेक्निक का इस्तेमाल करके। आई होप यहाँ तक आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं, है ना, केव के मामले में, तो केव की जब हम बात करेंगे तो केव में पहले नंबर पे आ जाती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अजंता केव, है ना। अजंता केव हम ऑल दो सारे कैब्स को देखेंगे, उसके यूनिक फीचर्स को भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अजंता क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल यूपीएससी में और अन्य एग्जामों में बार बार पूछे गए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, अजंता केव के बारे में, पहले तो हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। अजंता केव है कहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो अजंता केव आपको पता होना चाहिए भाई, ये जो महाराष्ट्र है उसके औरंगाबाद के आसपास लगभग आप मान के चलिए 50 किलोमीटर के एरिया में ये आपको अजंता केव मिलेंगी। कहाँ पे है ये, एक रिवर का नाम है जिसका नाम है बाघोरा रिवर है, बाघोरा रिवर, उसके बैंक पे ये आपको क्या है मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब यदि हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड के बारे में, तो अजंता जो केव है बेसिकली वहां पे जो आपको ये जो गुफाएं मिली हैं, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बेसिकली अगर हम बात कर लें तो ये हम बात करते हैं भाई ईसा के जन्म के 200 साल पहले, यानी 200 BC ई से लेकर के और ये 650 BC सीई के आसपास तक ये क्या है इनका अस्तित्व बना रहा, यानी ऑलमोस्ट जो गुफाएं हैं कैब्स हैं उनको यहाँ पे, यानी अगर कैबों की संख्या की बात करेंगे, अजंता क्या है ये ग्रुप ऑफ केव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कितनी गुफाएं मिलेंगी, आप देखेंगे इसमें गुफाओं की संख्या है इसमें 29 और हाल ही में एक और गुफा जो है वो खोजी गई है 30th, यानी 30वीं गुफा को भी खोज लिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में कि भाई ये 29 जो कैब्स हैं उनमें से देखेंगे आप 29 में से 5 तो क्या है विहारा, ठीक है कि नहीं, 5 क्या है बेसिकली विहारा हैं। और अगर हम बात करेंगे 4 के बारे में तो ये क्या है चैत्या, यानी 25 इसमें बिहार है, बिहार का मतलब जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क। अब यहाँ पे याद रखें गुप्ता पीरियड में आते आते वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे याद रखें, ये जो कैब्स हैं गुफाएं हैं वो किनको दी गई थी, वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उन्हीं को दी गई थी। तो यहाँ पे ये जो 25 बिहाराज हैं वो क्या हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के स्थान, यानी कि यहाँ पे वो क्या करते हैं आराम करने का, रहने का, बसने का काम करते हैं। और वो कब, चतुर्थ मास जब आता है, ठीक है कि नहीं। चतुर्थ मास समझते हैं आप, आई होप आपको चतुर्थ मास का मतलब समझ में आता होगा। देखिए जब हम साल की बात करेंगे तो साल को हम क्या कर रहे हैं 3 जो है विशेष मौसम के आधार पे बांट रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक हम नाम दे रहे हैं विंटर, ठीक है कि नहीं सर्दी, दूसरा हम नाम दे रहे हैं समर यानी गर्मी, और तीसरा हम नाम दे रहे हैं भाई यहाँ पे बारिश या मानसून, है ना। तो आप जानते हैं कि मानसून जो अब आता है ना, बारिश जब आती है तो बारिश के दौरान क्या होता है सारे रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, एकदम सारे रास्ते क्या हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी आवागमन क्या हो जाता है रुक जाता है। अब वैसी सिचुएशन में जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं अब वो भिक्षा के लिए है ना, वो भिक्षाटन नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो अब वो क्या करते हैं इन चतुर्मास के अंदर है ना क्या करते हैं 4 महीने के अंदर वो बैठ करके वो जिन्होंने
उन्होंने जितने भी, अगर मान लेते हैं कोई मिस्टेक्स उनसे हुई है, कोई गलती हुई है, ठीक है कि नहीं, तो वो उसका क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे इन बिहारों में बैठ करके, इन चैत्यों में पूजा करके वो अपनी जितनी भी गलतियां हुई हैं, उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, उनको वो एनालाइज करते हैं, है ना। इसके अलावा उसमें वो अध्ययन करने का, मनन करने का, साथ ही साथ में वहाँ पे अलग अलग मैटर्स पे, अलग अलग बिंदुओं पे क्या करने का, डिस्कस करने का बेसिकली काम करते हैं। तो ये जो होती है घटना, वो किसके अंदर होती है, चतुर्थ मास के अंदर होती है, ठीक है कि नहीं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि विशेष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मानसून का समय आता है तब की घटना होती है, तब ये ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, अजंता केव के बारे में, ठीक है। तो अजंता केव में हमने आपको बताया कि कितनी 29 बेसिकली क्या है, केव है, जिसमें से क्लासिफिकेशन करेंगे तो 25+4, ठीक है कि नहीं, 4+1 ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी 30 हैं, तो अभी एक और क्या हो गया, चैत्य बढ़ गया है। अब यहाँ पे यदि बात करी जाएगी गुफाओं के बारे में, ठीक है कि नहीं, अब इनको बनवाया किसने था, ठीक है, अजंता केव की गुफाओं की बात करी जाएगी तो इनको किसने पैट्रोनाइज किया, तो याद रखें एक वाकाटक किंग है, ठीक है कि नहीं। और हमने आपको वाकाटक किंग के बारे में हमने आपको बताया था, उसका मंत्री है, उसका महामंत्री है, उसका नाम है हरिसेन, ठीक है, याद रख लेंगे अच्छे से, ये पूछा गया है कई बार, है ना। तो ये हरिसेन क्या है, वाकाटक किंग जो है बेसिकली उनका मंत्री है, ठीक है। ये क्या करता है, इनको पैट्रोनाइज करने का काम करता है, बनवाने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे इनके निर्माण स्थल को लेकर के, इसके निर्माण को लेकर के, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे आज की डेट में यदि बात करेंगे तो ये जो 29 और एक और है दैट इज 5th, ये क्या है, ये बाद की है, इससे बाकी पहले बनी जाती हैं, ठीक है कि नहीं। और अभी अगर हम बात करेंगे तो अगर इनमें से बची कौन सी है, तो ये गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 1, है ना, गुफा नंबर 6, तो ये बेसिकली अभी क्या है, जीवित अवस्था में है ऑलमोस्ट में, बाकी में क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक गुफा नंबर 16 मिलेगा, ठीक है कि नहीं, एक इसमें गुफा नंबर 17 मिलेगा। तो गुफा नंबर जो 16 है बेसिकली वो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्राइकिंग है, कहाँ पे, अजंता के अंदर। अब गुफा नंबर 16 में है क्या, गुफा नंबर 16 में है डाइंग प्रिंसेस, ठीक है कि नहीं, यानी मरणासन राजकुमारी। तो उसका जो म्यूरल है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, यूपीएससी इसमें एग्जाम में पूछ चुकी है, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में हम जाएंगे किसके बारे में, गुफा नंबर 17 में, तो महात्मा बुद्ध के जातक से संबंधित, है ना, यहाँ पे क्या है, कहानियां हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। तो ये गाइज किसके बारे में, आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है कि नहीं। यानी ये किसके बारे में था, अजंता केव्स के बारे में था, जो आपको वहां पे उसकी दीवालों पे, उसकी वॉल पे इस तरह के म्यूरल्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं विशेष तौर पे, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे किसके बारे में, स्कल्पचर के बारे में, ठीक है कि नहीं, तो स्कल्पचर के बारे में सुल्तानगंज की अगर हम बात करेंगे स्कल्पचर के बारे में, ठीक है कि नहीं, जो कि 7.5 फीट हाइट की क्या है, एक स्कल्पचर है, वो क्या है, गुप्ता पीरियड का स्कल्पचर का बेहतरीन क्या है, आपको नमूना वो आपको देता है, प्रदर्शित करता है। तो गाइज ये था पूरा का पूरा गुप्ता एज आर्ट के बारे में, यानी कि स्पेशली यानी जो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ रॉक कट केव्स था उसके बारे में जानकारी, और साथ ही साथ में वहां पे स्कल्पचर का क्या है, स्कल्पचर आपको बताया, हमने पहले भी बताया था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे स्कल्पचर में और ब्यूटिफिकेशन आएगा और शार्पनेस आएगी और उसमें सुंदरता के जो मूल्य है उनको बढ़ाया जाएगा।